नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर नेचुरल रेनफॉल विदाउट इरिगेशन। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हम लोग इरिगेशन नहीं करते हैं, जो नेचुरल रेनफॉल है उसी पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, उससे एग्रीकल्चर करते हैं। It is a form of subsistence farming in the regions where deficit of the soil moisture retards the growth of water consuming crops like rice, sugarcane, etc. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? इसका मतलब है अगर मान लिया जाए कोई किसान अगर क्रॉप वो उपजा रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, वो उसके लिए सेल नहीं करेगा, सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, वो खुद अपना और अपने परिवार का उससे भरण पोषण करेगा। तो यही होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये सब में होता क्या है, जो वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स है लाइक राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब हो नहीं पाता है इसका ग्रोथ अच्छे से। नेक्स्ट है ड्राईलैंड एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एंड इरेटिक रेनफॉल एंड नो एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब ड्राईलैंड एरिया में होता क्या है कि लो और इरेटिक मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसा रेनफॉल होता है। अब आप ही देख लो, अगर किसान करता है वो सिर्फ बारिश के पानी पे निर्भर रहता है। तो अभी मानसून का आप देख रहे हो, कभी लेट से मानसून आता है, कभी जल्दी आता है, तो वो फिक्स नहीं है, इरेगुलर हो गया है आज के टाइम में। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एज मोस्ट ऑफ द कोर्स ग्रेन क्रॉप्स। कोर्स ग्रेन क्रॉप हो गया आपका वीट्स, राइस को देख के, सीरियल्स को देख के, और जो अदर ग्रेन्स है उसको कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। फिर पल्सेज हो गया, वाइलसीड हो गया, रॉ कॉटन हो गया, ये सब आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ड्राईलैंड एरियाज है कितना रेनफॉल रिसीव करता है? 500 से 1200 mm तक। अब देखते हैं टाइप ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देखिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मेनली 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है: ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है कि जो वाटर रेनफॉल है वो 750 mm से लेस रहता है। ड्राईलैंड फार्मिंग में 750 mm से ज़्यादा रहता है, और रेनफेड फार्मिंग में 1150 mm से रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ड्राई फार्मिंग क्या होता है? इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विदाउट इरीगेशन इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm। तो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए आपका रेनफॉल जो है 750 mm से कम है, तो इसको हम लोग ड्राई फार्मिंग बोलेंगे। क्रॉप फेलियर आर मोर फ्रिक्वेंट अंडर ड्राई फार्मिंग कंडीशन ओइंग टू प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेस अकरिंग ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड। अब देखिए इसे आप पानी जो है बहुत कम है, 750 mm से कम है, और अगर कोई भी क्रॉप है तो उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉप फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो ग्रोइंग सीजन रहता है वो 200 से भी कम रहता है, और इट इज़ जनरली प्रैक्टिस इन एरिड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब एरिड रीजन क्या हो गया? एरिड रीजन मतलब वेरी ड्राई टाइप का हो गया रीजन। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मतलब डेजर्ट एरिया, ये आपका हो गया एरिड रीजन का एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्राईलैंड फार्मिंग। तो यहाँ क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द एरियाज रिसीविंग रेनफॉल एवं 750 mm। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? 750 mm से ज़्यादा रेनफॉल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राईलैंड फार्मिंग। ड्राई स्पेस ड्यूरिंग क्रॉप ड्यूरेशन अकर्स बट क्रॉप फेलियर्स आर लेस फ्रिक्वेंट। अब देखिए इसमें क्या था, थोड़ा सा पानी ज़्यादा है तो ये तो कॉमन सी बात है, जहाँ पानी बहुत कम है तो क्रॉप फेलियर का चांस ज़्यादा रहेगा, उससे थोड़ा पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ कम चांसेस रहेगा। इसमें क्या है, सेमी एरिड रीजन्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। इसमें सेमी एरिड रीजन इंक्लूड किया जाता है, जैसे सेमी डेजर्ट क्लाइमेट हो गया आपका, कुछ पार्ट राजस्थान का हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, ये सब आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है रेनफेड फार्मिंग। इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन विदाउट इरीगेशन इन एरियाज रिसीविंग 1150 mm रेनफॉल। अब देखिए 1150 mm रेनफॉल यहाँ होता है। यहाँ आपका देखिए इरिगेशन फैसिलिटी नहीं रहता, लेकिन रेनफॉल बहुत ही अप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉप फेलियर का चांसेस नहीं रहता है। ये सब ह्यूमिड एरिया में होता है, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, सदर्न असम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मतलब जो भी आपका ओशियन साइड का हो गया, ये सब साइड होता है, ओशियन किनारे जो कंडीशन रहता है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ड्राईलैंड एरिया। अब हम लोग प्रोस्पेक्ट इसका देख लेते हैं। क्या है? मोर देन 75% ऑफ पीजेंट्स इन्वॉल्व इन ड्राई फार्मिंग आर स्मॉल एंड मार्जिनल। अब देखिए 75% जो भी किसान है ड्राई फार्मिंग में इन्वॉल्व है वो स्मॉल और मार्जिनल है। देयरफॉर इम्प्रूवमेंट इन ड्राई फार्मिंग वुड रेज द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स, दस हेल्पिंग इन पॉवर्टी एलिमिनेशन।
ये तो सिंपल है। अगर मान लिया जाए 75% हम लोग के जो किसान हैं वो ड्राई एरिया में कर रहे हैं, तो अगर इसका हम लोग कंडीशन सुधारेंगे तो आप खुद सोचो कितने लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन स्टेटस सुधरेगा, कितना गरीबी हम लोग मिटा सकते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। देखिए इसमें बोल रहा है कि ड्राईलैंड फार्मिंग बहुत ही वास्ट सिग्निफिकेंस रखता है, स्पेशली इन फ्लक्चुएटिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। और स्पेशली जो है आपका हम लोग का जो हो रहा है आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन आवर कंट्री द कॉटन मिल्स आर फेड बाय रॉ कॉटन ग्रोन मोस्टली इन ड्राईलैंड एरियाज। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ कॉटन सब्सिक्वेंटली लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन गुड। अब देखिए मान लीजिए जो कॉटन हम लोग कपड़ा पहनते हैं कॉटन का, तो जो कॉटन होता है मेनली ड्राईलैंड एरिया में होता है। अगर हम लोग ड्राईलैंड एरिया में कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, जब कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम लोग तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में हम लोग का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग आसानी से सबको मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम लोग क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे देखिए देश का कितना ज़्यादा उन्नति होगा। नेक्स्ट है द एक्सपेंडिंग इम्पोर्ट ऑफ ऑयल सीड इज अ कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडियन नेशन। द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन दिस रीजन्स विल सेव वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंजेस। अब आपको पता है कि ऑयल सीड जो है बहुत ही कम हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, ये सब कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, अदर नेशन से, इंडोनेशिया वगैरह जो भी है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, अगर मान लिया जाए हमारे खुद का कंट्री में ग्रो होगा, पैसा हम लोग किसको देंगे, फिर अपने किसान भाई को देंगे जो भी प्रोड्यूस करेगा, तो पैसा हमारे कंट्री में रहेगा और इससे हमारे कंट्री का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है बाय एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स लाइक ज्वार बाजरा एंड रागी विच आर मेनली ग्रोन इन ड्राईलैंड फार्मिंग वुड इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंजप्शन लेवल ऑफ आवर नेशन। सही बात है, अगर सब कुछ हम लोग खुद से उपजाएंगे तो ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है मार्जिनल लैंड्स इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफर पोटेंशियल फॉर फॉर्डर प्रोडक्शन टू फीड द कैटल पॉपुलेशन विच इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ दिस रीजन। अब देखिए मार्जिनल लैंड में है, सेमी एरिड रीजन में बहुत सारा पोटेंशियल है फोडर। फोडर क्या हो गया, चारा जो गाय का होता है, लाइव स्टॉक का। अगर वो हम लोग अगर प्रोड्यूस करने लगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपना कैटल को अच्छा फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा पाएंगे। और ये आपको पता है कि अगर अभी भी आप विलेज में चल जाओ जहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग होता है तो कैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मिंग में। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंस टू दिस एरियाज कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पल्सेज ऑयल सीड एंड कॉटन। द ड्राईलैंड एरियाज हैव ऑल्सो ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब देखिए अगर सब कुछ अगर हम लोग अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे तो जो कभी आप बहुत देखे होंगे कुछ साल पहले अचानक से पल्सेस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया, तो हम लोग साउथ अफ्रीका से या और अदर कंट्री से पल्सेस हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे, वो एसिड इंपोर्ट करवा रहे थे। तो जब ये सब हम लोग खुद अपने देश में करेंगे, जितना किसान हम लोग हैं अगर उन लोग को सही से सब कुछ दिया जाए, नॉलेज कैसे करना है, तो दोस्तों कभी हमारे देश में कमी नहीं होगा, क्योंकि हमारे किसान इतने हार्ड वर्किंग हैं, इतने मेहनती हैं, कभी कमी नहीं होगा। नेक्स्ट है दस इन्हांस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दिस एरिया वुड बूस्ट द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आपको पता है एग्रीकल्चर जो है हमारे इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करता है, तो अगर ये सब अगर हम लोग बूस्ट करेंगे तो हमारा कंट्री का इकोनॉमी भी बूस्ट होगा। नेक्स्ट है मोर एवर इट वुड ऑल्सो बी हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्ड इन बिलो पॉवर्टी लाइन सोसाइटी ऑफ द कंट्री। अब इससे हंगर भी दूर होगा, माल न्यूट्रिशन अगर न्यूट्रिएंट फूड अच्छा क्वालिटी का फूड मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन भी बहुत ही लो हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड एंड रेनफेड एग्रीकल्चर। तो देखिए ड्राईलैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनसर्टेन इल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लिमिटेड एनुअल रेनफॉल। तो देखिए ये तो है कि आपका लिमिटेड रेनफॉल होगा, कभी रेनफॉल ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। नेक्स्ट है अनड्यूलेटिंग सॉइल सरफेस, मतलब स्मूथ राइज टाइप का सॉइल आपका रहेगा। नेक्स्ट है अक्रेस ऑफ एक्सटेंसिव एंड लार्ज होल्डिंग। नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज दैट प्रिवलेंस ऑफ मोनोक्रॉपिंग। नेक्स्ट क्या रिलेटिवली लार्ज साइज ऑफ फील्ड्स, सिमिलरिटी इन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स रेज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द फार्मर्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, वेरी लो क्रॉप यील्ड, पुअर मार्केट फैसिलिटी फॉर द प्रोड्यूस, पुअर इकोनॉमी ऑफ द फार्मर्स, पुअर हेल्थ ऑफ कैटल एज वेल एज फार्मर्स। अब देखिए ये सब सारा पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या होगा, क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा लो होगा क्योंकि आपको सही से आप देखो इरिगेशन नहीं दे पा रहे हो, पुअर मार्केट फैसिलिटी रहेगा,
पुअर मार्केट फैसिलिटी क्यों रहेगा कि आप मान लो एक किसान हो, आप एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, प्रॉपर आप उसको वाटर दे रहे हो, हेल्दी कंडीशन दे रहे हो, तो वो क्या अच्छे से मैच्योर क्रॉप आपका होगा, मैच्योर ग्रेन होगा। और एक एक आपका ड्राई एरिया में हो रहा है तो सही से उसका क्वालिटी सही नहीं रहता है, इसके कारण प्रॉपर मार्केट भी नहीं मिल पाता है। अब मान लीजिए आप ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक ड्राउट एरिया में कोई भी क्रॉप उगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी है, कुछ नॉर्मल क्रॉप ही है जो आप कुछ सिमिलर क्रॉप, अगर एक एरिया में ड्राउट है तो जो एक किसान उपजाएगा सारे किसान वही उपजाएंगे। तो यही सब कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आप देखो क्या है, पुअर हेल्थ ऑफ कैटल एज वेल एज फार्मर्स। सही बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हेल्थ पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है प्रॉब्लम और कॉन्स्टेंट्स ऑफ ड्राईलैंड्स। तो देखिए ड्राईलैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एंड अनसर्टेन रेनफॉल, देयरफॉर क्रॉप फेलियर इज कॉमन फीचर। द वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑफ ड्राईलैंड आर एज फॉलोज। देखिए अनसर्टेन रेनफॉल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बहुत सारे क्रॉप फेलियर का चांसेस बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम रहता है। तो इसके कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मॉइस्चर स्ट्रेस, ड्राइनेस एंड अनसर्टेनिटी। द रेनफॉल इन ड्राईलैंड एरिया इज इरेटिक एंड हैज नो पैटर्न। इन सम ईयर्स देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल while sometimes drought prevails in the area. Farmer have no opportunity to take necessary step on soil for moisture conservation. The result in dryness of soil. Crop roots fail to harness moisture even if they are lush and lengthy. Eventually, crop failure occurs. Farmers do not have enough resource to gamble with nature, so they crop half-heartedly and get nominal production and yield. This issue can be addressed by providing the farmers with necessary weather forecasting advisory so that they can schedule their cropping activities according to get maximum benefit from available water. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर एक टाइम आप देखोगे तो बाढ़ भी आ जाता है, दूसरे टाइम सूखा भी पड़ जाता है। अब हम लोग सारे इस सिचुएशन से अवेयर हैं। तो किसान का क्या है, अगर मान लीजिए उसने कोई क्रॉप लगाया, उसको लगा कि मानसून टाइम पे आ जाएगा, बारिश नहीं हुआ, उसका क्रॉप बर्बाद हो गया। अगर एक टाइम पे लगाया कि नॉर्मल बारिश होगा, उस टाइम बहुत एक्सेस बारिश हो गया, उसमें भी क्रॉप बर्बाद हो जाएगा। तो एक टाइप का देखिए गैम्बल है फार्मर के लिए, और नेचर के साथ आप गैम्बलिंग कर नहीं सकते हैं। तो देखिए अगर इसको सुधारने का अगर देखा जाए तो कैसे सुधर सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग का वेदर फोरकास्ट अगर पहले से वो कर ले प्रिडिक्ट कि हाँ ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन किसान तक पहुंचा दे कि आने वाले समय में मौसम ऐसा रहेगा, तो किसान थोड़ा सा अवेयर होंगे, प्रिपेयर होंगे, क्या लगाना है, कैसे बचाव करना है, तो एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज। वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज आर सेल्डम अवेलेबल इन एरियाज where dryland agriculture prevails, and this is a serious problem of dryland agriculture. It is more prevalent in developing nations of Asia, Africa and some countries of South America. Water is lost in several ways including evaporation, runoff or used by weeds. अब देखिए वाटर स्टोरेज फैसिलिटी सेल्डम मतलब बहुत ही रेयरली है कि आप किसान वाटर स्टोर करता है फील्ड में। मतलब घर में तो छोड़िए, अभी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होता है, आप घर में तो अभी इस किसान सही से वाटर हार्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे, तो आप फील्ड के लिए सोचो आप कितना करेगा। इसका देखो तरीका सॉल्व करने का एक ही है, आपको अगर इवापोरेशन से बचाना है, रन ऑफ से बचाना है, वीड्स से कम करना है, तो देखिए तरीका एक ही है, आपको पॉन्ड बनाना पड़ेगा, आपको पूल बनाना पड़ेगा। अगर आप आसपास के किसान मिलके कुछ लोकल वैसा एक समाधान निकाले कि एक लोकल पॉन्ड बना लें जहाँ पानी इकट्ठा कर सके, तो ये सब तरीके से वाटर स्टोरेज हम लोग कर सकते हैं जो आगे चल के हमें लोग का काम आएगा। अगर मान लिया जाए अगर 10 किसान मिल के हम लोग ये फैसला करते हैं कि जब वाटर हार्वेस्टिंग के टाइम वाटर हम लोग स्टोर करेंगे तो बाद में इरिगेशन के लिए पर्पज़ के लिए और अदर पर्पज़ के लिए हमें लोग यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड प्रोड्यूस। मार्केटिंग इज अनदर प्रॉब्लम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। फार्मर्स यूजुअली ग्रो same type of crops. At crop maturity, farmers want to market their produce as it is difficult to store it due to lack of storage facility. अब देखिए, अब मान लीजिए जब मार्केट के लिए एक ही टाइप का, एक एरिया का किसान है, एक ही टाइप का वो क्रॉप प्रोड्यूस कर लिया, अब वो मार्केट में बेचना चाहता है। उस टाइम हो सकता है मार्केट का रेट बहुत डाउन हो या नहीं भी बेच सक पाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि आप देखते होंगे कि कुछ किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए अभी मार्केट में ऑनियन है, ठीक है, ऑनियन अभी मान लीजिए 20 से 30 रुपये किलो है, हम अभी ऑनियन प्रोड्यूस किए, हमको पता है कि आगे चल के मार्केट में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो अगर हम स्टोर करके आज से ठीक 2-3 महीना बाद निकालेंगे, जब ऑनियन का दाम 50 से 60 रुपये जाएगा, तब हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों इधर इसमें नहीं होता है? क्योंकि आपका यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। अगर आप टोटल प्रोड्यूस, अगर मान लीजिए कुछ क्रॉप ऐसा हो गया जो ख़राब होने वाला है,
आप छोड़ो, यहाँ प्रॉफिट का बात ही छोड़ दो, अगर कुछ क्रॉप रहा जिससे हमको तुरंत मार्केट में भेजना है लेकिन हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो ऐसे में फ़ायदा कौन उठाता है? मिडिल मैन। वो बहुत ही सस्ते दामों में इनसे वो क्रॉप ले लेता है, फिर मार्केट में क्या करता है, वो अपने मनमर्जी हिसाब से बेचता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लिबर्टी ऑफ क्रॉप सिलेक्शन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था लिमिटेड लिबर्टी क्या होता है। अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जो चाहे क्रॉप उपजा सकते हैं, सॉइल को अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप कुछ ही क्रॉप है जो इस रेनफॉल, जितना रेनफॉल इसमें कुछ ही सिलेक्टेड क्रॉप आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजिलेंट एंड जुडियस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। मतलब आपको जो है ना, मतलब विजिलेंट हो गया आपका, मतलब केयरफुल वॉच करना है, कीपिंग केयरफुल वॉच करना है आपका। तो इसमें क्या है, वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइजर। अब सही बात है, हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट इट वॉज नीडेड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ क्रॉप्स। पहले हम लोग फर्टिलाइजर इसलिए यूज करते थे कि जो हम लोग का क्रॉप है उसका आउटपुट जो है हम लोग इंक्रीज कर सके। नाउ इट इज़ मस्ट नीड ड्यू टू वीकर सॉइल कंडीशन। और अब हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं कि सॉइल कंडीशन हम लोग का वीक हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। द फर्टिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल हैज डिप्लेटेड ओवर द फास्ट फ्यू डिकेड्स and it is more severe and arid lands. Thus, the increase the problem of dryland agriculture many folds. Moreover, the irrigated farmers have a defined schedule of farming activities, especially the irrigation. So they have the liberty to apply fertilizer and schedule it accordingly. In case of dryland farmers, it is difficult to manage fertilizer application. In case of applying fertilizer through broadcasting or for basal or top dressing, it is useless without availability of moisture and it is wasted. देखिए, एरिड रीजन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई इरीगेटेड रीजन में फर्टिलाइजर यूज करेगा। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि पहले तो हम लोग फर्टिलाइजर, देखिए यूज कैसे हुआ। पहले हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते थे ताकि हम लोग क्रॉप का उपज बढ़ा सकें। अब क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि आपका जो सॉइल है उसका हम लोग प्रोड्यूस बढ़ा सकें, सॉइल को उपजाऊ बना सकें, क्योंकि सॉइल का धीरे धीरे न्यूट्रिएंट नीचे कम होता जा रहा है, अब डिप्लीट हो रहा है, तो उसको अब बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और ऊपर से अब आप देखो उसमें एक ये भी है अब कि इसमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो ड्राई एग्रीकल्चर करते हैं, जो इरिगेटेड करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जो इरिगेशन करते हैं वो क्या करेंगे, जहाँ पानी एक्सेस अमाउंट में है, मतलब सफिशियंट अकाउंट में जितना क्रॉप को चाहिए, वो लोग फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे, क्योंकि बेसल वगैरह, टॉप ड्रेसिंग, जो भी फर्टिलाइजर यूज करेंगे, मॉइस्चर वहाँ रहता है। लेकिन अगर आप ड्राई एरिड एरिया में जहाँ एकदम सूखा है, वहाँ फर्टिलाइजर अगर मान लो करते भी देते भी हो तो कैसे यूज़ करोगे, वहाँ तो मॉइस्चर है नहीं, तो यहाँ ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूसर। मैंने आपको बताया था जैसा कि स्टार्टिंग में, अगर एक किसान है वो एक क्रॉप लगाता है, उसको सफिशियंट वाटर देता है, सफिशियंट न्यूट्रिएंट देता है, और दूसरा है वो बहुत ही कम टाइम पे अर्ली मैच्योर हो जाता है, अनहेल्दी रहता है, तो इसका देखिए क्वालिटी डिफर कर जाता है। अगर आप ही के पास हम आएंगे, एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से क्रॉप लेंगे और एक रेनफेड, एक अर्ली मैच्योर हो जाएगा, सही से हार्वेस्ट करने का टाइम पे उससे पहले हम लोग हार्वेस्ट कर लिया उसको, और दूसरा है कि एक रिक्वायरमेंट जितना रहता है क्रॉप के लिए सब कुछ मिला है, तो ये सिंपल सा है। दूसरा वाला जो हाँ सब कुछ अच्छे से क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है वो आप लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है द टेम्परेचर इन ड्राईलैंड वेरीज ग्रेटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस एंड ड्राउट, द टेम्परेचर एक्सलेट द क्रॉप डेवलपमेंट रिजल्टिंग इनटू फोर्स मैच्योरिटी। नेक्स्ट है चिलिंग और फ्रॉस्ट इंजरी एट फ्लावरिंग रिजल्ट्स इन पुअर ग्रेन सेटिंग एंड डिटोरिएट्स द ग्रेन क्वालिटी। अब देखिए फ्रॉस्ट इंजरी हो गया, चिलिंग हो गया, ये सब जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, डिप कर जाता है 0 डिग्री सेल्सियस भी, सब में आपका क्रॉप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है ड्राईलैंड एरियाज सफर फ्रॉम वेरियस प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, स्पेशली सॉइल इरोजन, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स, usually fragmented and scattered, lack of market facility, frequent crop failure, poor economic condition and other socio-economic problem related to drylands, extremely poor condition of farmers, lack of infrastructure to boost production। अब देखिए ड्राईलैंड एरिया सफर वेरियस प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, आपका इरोजन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, फ्रेगमेंट, छोटा छोटा ज़मीन होता है तो बहुत ज़्यादा आप इक्विपमेंट लार्ज यूज नहीं कर सकते हो, लैक ऑफ मार्केट फैसिलिटी, मार्केट फैसिलिटी बहुत कम रहता है, और क्रॉप फेल्यूर का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन रहता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी सही से नहीं रहता है। नेक्स्ट है इशूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई एंड रेनफेड एग्रीकल्चर। अब हम लोग इशूज़ और इम्पोर्टेंस देखेंगे ड्राई एंड रेनफेड एग्रीकल्चर का। देखिए इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ड्राई एंड रेनफेड एरियाज आर रिसोर्स कॉन्स्टेंट, इरोडेड एंड ड्राई। इन ड्राई एरियाज द फार्मिंग इज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म रेदर देन अ ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी। सही बात है, अगर आप एक ड्राई लैंड एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं
तो आप ग्रोथ तो छोड़ो, आप तो बस सरवाइव करने का सोचोगे। अगर क्या है, आप बस अपने फैमिली का सही से खाना खिला लो, कुछ अपना जो लाइफ आपका चल सके, सस्टेन कर सके, बस उतना में ही वो किसान लगा रहता है, वो ग्रोथ देखता ही नहीं है। नेक्स्ट, रेनफेड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अंडर अ वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप, एग्रोक्लाइमेटिक एंड रेनफॉल कंडीशंस। क्रॉप इन these regions are prone to the monsoon breaks, variability in rainfall amount, diversity in crop management practice and variability of the soil type. The prolonged moisture stress may can result in partial or complete failure of the crops. अब इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन बात करें तो ड्राईलैंड अकाउंट फॉर नियरली 80% द आउटपुट ऑफ कोर्स सीरियल्स, 50% मेज करता है, 65% चिकपी एंड पिजन पी, 81% ऑफ ग्राउंडनट, 80% ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन आपका ड्राईलैंड में हो जाता है। हाफ द आउटपुट ऑफ कॉटन इन द कंट्री इज फ्रॉम द ड्राई डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए कॉटन का जो आउटपुट होता है हाफ क्या है, ड्राई डिस्ट्रिक्ट से ही आता है। Existence of its large size and extremely low productivity level, a unit rise in productivity in these regions is likely to have the great impact on national aggregate crop productivity. देखिए लार्ज साइज तो है लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। तो सोचिए अगर इस पे प्रोडक्टिविटी हम लोग का बढ़ जाए तो बहुत ही गहरा इम्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेटेड फैसिलिटी एंड ऑल्सो वाटर पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ क्रॉप एरिया इन इंडिया विल remain under rainfed farming system. Such vast area as of now consume hardly 25% of total fertilizer consumption of the country. Due to lack of management, crop productivity is very low, resulting in socio-economic backwards of the area. Dry land farming is different from rainfed farming. अब देखिए यही तो प्रॉब्लम होता है ना कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, अगर देखा जाए ड्राई लैंड फार्मिंग में हम लोग का ऑयल सीड होता है, कोर्स क्रॉप होता है, तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए सच वास्ट एरिया इज अपना कंज्यूम हार्डली 25% ऑफ टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन ऑफ द कंट्री। मतलब इतना वास्ट एरिया, रेनफेड में सिर्फ 25% फर्टिलाइजर कंजप्शन यहाँ होता है। उसके बाद क्या, ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो रिजल्टिंग। अब यही है कि आपके पास ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट, आपको नॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट सही से नहीं, इसलिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है ये सब एरिया में। अब देखिए यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग का डिफरेंस देख लेते हैं। रेनफॉल कितना है, लेस देन 750 mm है, और रेनफेड फार्मिंग में ग्रेटर देन 750 है। मॉइस्चर क्या होगा, शॉर्टेज होगा, यहाँ इनफ सफिशिएंट होगा। ड्राई लैंड एरिया में तो मॉइस्चर आप खुद देखोगे बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशन रहता है, तो मॉइस्चर उतरने का चांस नहीं है, रेनफेड फार्मिंग में रहता है। ग्रोइंग रीजन्स क्या है, एरिड एंड सेमी एरिड, इसमें क्या है ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड। क्रॉपिंग सिस्टम में सिंगल क्रॉप और इंटर क्रॉपिंग, इसमें इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग हो जाएगा। कॉन्स्टेंट में विंड एंड वाटर इरोजन, देखिए यहाँ विंड एंड वाटर इरोजन दोनों है। विंड क्यों, अगर मान लीजिए सॉइल ड्राई होगा तो जब हवा तेज चलेगा तो सॉइल का ऊपर का जो लेयर है वो उड़ भी जाएगा, वो भी एक इरोजन हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें पानी बहुत ज़्यादा था तो इसमें ज़्यादा चांसेस वाटर इरोजन का रहता है। अब देखिए मेजर एरिया ऑफ कंसर्न इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मेजर एरिया ऑफ कंसर्न ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में है क्या, तो प्रॉपर मार्केटिंग एंड प्राइस पॉलिसी, ये सही है। प्रॉपर मार्केटिंग और प्राइस पॉलिसी बहुत ज़्यादा कंसर्न का विषय है इसमें। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, नीड टू इवॉल्व हाई यील्डिंग एंड ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज। हाँ देखिए अब हम लोग इतना का इतना सारा फील्ड में अचानक चेंज तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोग एक हाइब्रिड वैरायटी या फिर ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी हम लोग ला सकते हैं, और हाई यील्डिंग वैरायटी हम लोग उसको भी ला सकते हैं। उसके बाद लो कॉस्ट एंड लोकली सूटेड एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, अब उस एरिया के हिसाब से अब देखिए अगर एक किसान के पास फ्रेगमेंटेड स्मॉल लैंड है तो वो बड़ा इक्विपमेंट तो यूज नहीं करेगा, तो हम लोग ऐसा भी नहीं कि उस किसान से लेके इक्विपमेंट बड़ा लैंड में तब्दील कर देंगे, तो हम लोग को उसके हिसाब से लोकली यूज कर सके फार्मर, वैसा इंस्ट्रूमेंट हम लोग को लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जुडिशियस एंड बैलेंस यूज ऑफ कॉस्टली केमिकल्स। अब आपका बैलेंस यूज करना पड़ेगा केमिकल्स का। प्रॉपर फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ परचेज इनपुट्स, आपको जो भी किसान है अगर कुछ लेना चाहे तो उसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, और एक्सटेंशन एजुकेशन ये सब तो बहुत नेसेसरी है किसान को बताने के लिए सब कुछ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पे हम लोग ने डिस्कशन किया। यहाँ पे हम लोग ने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में जाना, क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, ये सब के बारे में डिस्कस किया। तो अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेजर कंसर्न है हमारे फार्मर के लिए। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगले कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।